गजब मतलब कर दिए हम भी, है ना। गजब कर दिए, गजब। माइक ऑफ करके उस समय से चिल्ला रहे थे, है ना। गजब कर दिए, गजब। देखिए सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। सबसे पहले आप लोग बताइए, आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है, स्वस्थ है, मस्त है। आपका वेलकम है। अच्छा सा प्लेटफॉर्म, आपके मुताबिक पढ़ाने वाले जो टीचर है आस्क बोर्ड वाले, उनके प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप सभी बताइए कि आप सभी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया है। आवाज अब जा रहा है आपके पास, वीडियो की क्वालिटी सही है। और जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि आज का क्लास जो होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 12th का बाबू क्या, बायोलॉजी। और बायोलॉजी के निचोड़ 500 क्वेश्चन पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में जल्दी से जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और आपको पता है कि 1 तारीख से आपका बायोलॉजी का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो जितने भी सारे बच्चे हैं दम लगा के पढ़िए। और पहला पेपर अगर बढ़िया गया तो 100% है, और सब सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। सबसे ज्यादा हम लोग को क्या करना है? बायोलॉजी पे ही मेहनत करना है। बाबू रेडी हो गए? रेडी हो गए? शेयर कर दिए वीडियो को बाबू, शेयर कर दिए। और आज 500, और इससे पहले हमने चैप्टर 1 से लेके 5 तक का पूरा निचोड़ पढ़ाया था। आज हम पढ़ाएंगे प्यार बच्चों 5 के ऊपर पूरा का पूरा निचोड़, है ना। कुछ मिक्स क्वेश्चन भी रहेगा जो आपके परीक्षा के लिए रहेगा। तो एक बार सभी प्यारे बच्चे हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, और उसके बाद से एक बार आप लोग जल्दी से बोलिए कि सर क्लास शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। बाबू कर दे। पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं, और पहला नंबर क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए क्या है, ध्यान में रखिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया, है ना। डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया? तो जैसे आपको पता है कि ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया, तो आपको हम क्या बताए थे कि मॉरिसिस विल्किंसन एंड रेजिनोल्ड फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, देख लीजिए लेवल इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। आगे हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? हर्षे हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, और उसके बाद से एक बार आप लोग क्वेश्चन आप सभी बच्चे। तो जैसे आपको पता है कि ये 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया, तो आपको हम क्या बताए थे कि मॉरिसिस विल्किंसन एंड रेजिनोल्ड फ्रैंकलिन ने दिया था, ठीक है। तो ये 2024 का क्वेश्चन है, देख लीजिए लेवल इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। आगे हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था? हर्षे और चेस का, जो हर्षे नामक वैज्ञानिक थे और चेज नामक जो वैज्ञानिक थे, इनका निष्कर्ष क्या था? तो बाबू जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था? अलग अलग मत दिया, स्वतः जनन सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत दिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने। लेकिन असल जो बताया गया कि पानी से ही, जल से ही क्या हुआ है, जीवन की हमारी उत्पत्ति हुई है, वो किसने बताया था? तो हर्षे एवं चेज ने बताया था, ठीक है। यानी हर्षे एवं चेज के प्रयोग में का निष्कर्ष क्या था? तो हर्षे एवं चेज का निष्कर्ष क्या था कि जीवाणु का यानी विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है ना, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? हमारा डीएनए होता है। यानी सॉरी, यहाँ पे मतलब विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है डीएनए होता है, ठीक है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। वो कैमरा साफ हो जाएगा, उसको ठंडा लगा हुआ 5 से 10 मिनट में वो साफ हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला के निम्नलिखित में से कौन सा समापन कोडोन है ना। समापन कोडोन क्या है अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, तो समापन कोडोन कौन नहीं है, ठीक है। बाबू समापन कोडोन कौन नहीं है? तो आप सभी बच्चे को पता होगा कि हमारा जो बाबू एयूजी और जीयूजी होता है, ये क्या होता है? प्रारंभिक होता है। चाहे हो एयूजी, है ना, और चाहे क्या हो जीयूजी हो, ये क्या होता है? प्रारंभिक होता है। तो बाबू ये जब हमारा प्रारंभिक है तो हमारा ये समापन नहीं होगा। तो आंसर क्या लगाएंगे? सी वाला ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ जाइए अगला कि एडेनिन की जगह पर साइटोसिन के आने को क्या कहते हैं? अगर एडेनिन की जगह पे साइटोसिन आता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो एडेनिन से साइटोसिन का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसवर्जन। आप लोग 10 सेकेंड का टाइम दीजिए, छोटा सा है ब्लर, ये छोटा सा ब्लर जल्दी ही खत्म होने वाला है। तो मात्र आप 10 सेकेंड टाइम दीजिए, पूरा का पूरा हम इसको क्या कर देते हैं, अभी के अभी जस्ट हटा देते हैं, ठीक है। इतना ज्यादा ठंडी है कि देखिए कैमरा बंद हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है? ब्लर आ जा रहा है। बस 10 सेकेंड में हो जाएगा, 10 सेकेंड में ये हो जाएगा। आप लोग विश्वास बना के रखिए। मित्रों, अगर आप आईएएस आईपीएस बनने का सपना रखते हैं तो यूपीएससी की तैयारी करने का ये राइट टाइम है। जुड़ी आने के बस 10 सेकेंड में इस ब्लर को हटा देते हैं, ठीक है। अब समझिए आप लोग की ठंडा किस प्रकार का है कि उस टाइम भी ब्लर हटाए थे, अभी फिर ब्लर आ गया, है ना। मात्र 10 सेकेंड में हो जाएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है।
इस जगह पे साइटोसिन का आना क्या कहलाता है, ट्रांसवर्जन कहलाता है। चलिए इनमें से कौन सा समापन कूट है बाबू, इससे ना 100% क्वेश्चन आता है, चाहे कितना भी आपका भारी लेवल का एग्जाम हो, लेकिन आपके एग्जाम में ये रहेगा कि कौन समापन कोडोन है, कौन प्रारंभिक कोडोन है, 100% है। तो बाबू देख लीजिए इनमें से कौन सा समापन कोडोन है। तो बाबू आपको पता है कि प्यारे बच्चों हमारा यहाँ पे यूएए क्या होता है, यहाँ पे अगर आपसे पूछेगा कि कौन समापन कोडोन है तो एयूजी हो गया, है ना, एयूजी, और जीयूजी हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो हमारा प्रारंभिक होता है। साथ में यूसीसी हमारा क्या होता है, प्रारंभिक होता है। लेकिन यूएए जो होता है हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये समापन होता है। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए कि समापन कोडोन कौन सा है, टर्मिनेशन कोडोन अगर आपसे पूछे तो आपका जवाब एक ही आना चाहिए, यूएए। आगे बढ़ जाइए कि डीएनए के नॉन कोडिंग क्रीम को क्या कहते हैं। डीएनए के जो नॉन कोडिंग क्रीम होता है तो इसका एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है एक्सोन, है ना। डीएनए को नॉन कोडिंग क्रीम को क्या कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि प्रतिलेखन है ना। प्रतिलेखन क्या है प्यारे बच्चों, तो प्रतिलेखन किसे कहते हैं, यानी ट्रांसलेशन की बात किया जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन का नहीं। अगर आपसे प्रतिलेखन का पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, संदेशवाहक आरएनए का बनना ही क्या कहलाता है, तो बाबू याद रखिएगा प्रतिलेखन कहलाता है। तो संदेशवाहक आरएनए का बनना क्या कहलाएगा मेरे बच्चे, यहां पे कहलाएगा प्रतिलेखन। आगे बढ़ जाइए अगला कि रोधकूट की संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है कि अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं, तो अनुवांशिक कूट में टोटल 64 कूट होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा रोधकूट, है ना, अगर आपसे पूछ देगा रोधकूट की संख्या कितनी है, रोधकूट हमारे कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि रोधकूट की संख्या गुरुजी 3 हो गई। और ये आपको बच्चे क्लियर रखना है। अगला कि अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं, पूरा निचोड़ बता रहे हैं, है ना, पूरा निचोड़ है ये एनसीईआरटी का। ठीक है, तो अनुवांशिक कूट में टोटल कितने कूट होते हैं, तो हमने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन करके बताया कि 64 कूट होते हैं। चलिए ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया बाबू, ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया था ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपेरोन मॉडल से क्वेश्चन बाबू बनता है, तो याद रखना है कि ओपेरोन मॉडल किसने प्रस्तावित किया, तो जैकब तथा मोनोड नामक एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया, तो बाबू ओपेरोन मॉडल क्या किया था, प्रस्तावित किया था। और इसमें क्या बताया, जीन के रेगुलेशन के बारे में बताया है। किसके बारे में, तो जीन के रेगुलेशन के बारे में बताया गया है। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे कि मानव में त्वचा के रंगों का वंशगति का उदाहरण कौन सा है, कि मानव में जो त्वचा का रंग होता है उसके वंशगति का कारण क्या होता है। तो मानव में अगर बाबू मान लीजिए कि यहाँ पे कि मेलेनिन नामक अगर वर्णक ज्यादा रहेगा वो उतना ज्यादा क्या होगा, आदमी काला होगा। और जिसमें मेलेनिन नामक वर्णक कम रहेगा, है ना, उसका क्या होगा, वो उतना मतलब क्या, गोरा होगा। ठीक है, लेकिन जिसमें ज्यादा मेलेनिन होता है फायदा यह है कि उसको धूप सहन करने की ये सबकी शक्ति होती है। लेकिन गोरा लोग में देखिएगा कि वो लोग ज्यादा, उन लोगों को धूप बर्दाश्त नहीं होता है। तो कारण यही है कि यहाँ पे मानव में त्वचा रंग में वंशगति का उदाहरण है कौन सा, तो आप बोलेंगे अधिक जीन का वंशगति। कौन, अधिक जीन का वंशगति, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, मेलेनिन नामक वर्णक ज्यादा रहता है। अब देखिए प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है किसमें, अगर बोला जाएगा कि प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया किसमें संपन्न होगी, तो आप क्या जवाब देंगे, पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, ये शुक्राणु के बाबू मध्य भाग में पाया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर हो गया। कवक में, लवक में नहीं होगा। यहां आप देखिए सेंट्रोसोम में नहीं होता है, किसमें होता है, राइबोसोम में होता है। किसमें, राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण की क्रियाएं संपन्न होती है। आगे बढ़ जाइए कि ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन डिसकंजक्शन के कारण कौन सा रोग होता है, 2023 का ही क्वेश्चन है कि अगर ऑटोसोमल पूछ दे कि प्राथमिक नॉन डिसकंजक्शन के कारण कौन सा रोग होता है, तो आप बोलेंगे डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, बच्चे मंदबुद्धि और बुड़बक हो जाते हैं, ये ट्राइसेमी के कारण होता है, यानी 2n+1 हो जाता है। यानी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, सब में 46 होती है, लेकिन इसमें एगो बढ़ जाता है, कितना हो जाता है, तो 47 हो जाता है। जबकि टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, मोनोसेमी के कारण से होता है, जिसमें क्या होता है, 45 गुणसूत्र हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखना है। क्लाइनफेल्टर में भी कितना, 47 गुणसूत्र हो जाता है। आगे बढ़ जाइए कि डीएनए अंगुली छापन यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने विकसित किया, है ना कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने विकसित किया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किसने विकसित किया, तो आपका जवाब आना चाहिए एल.एफ. जाफरी साहब, एक वैज्ञानिक थे, है ना, उन्होंने विकसित किया। एल.एफ. जाफरी ने बाबू विकसित किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि इनमें से कौन सा यहाँ पे श्रृंखलन प्रारंभिक कोडोन है। तो प्रारंभिक कोडोन आपको पता है ना कौन सा होता है, एयूजी, है ना,
AUG हो जाएगा और क्या होगा, GUG हो जाएगा। तो यही ना है प्रारंभिक कोडोन। तो आपसे ये पूछा गया कि कौन सा प्रारंभिक कोडोन है, तो AUG यहाँ पे हमारा दिख रहा है कि कौन सा है, तो AUG हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक कोडोन हो जाएगा, है ना। बाकी यहाँ पे UAG, UAA और CCC नहीं होगा। आगे बढ़ जाइए अगला, कि जब किसी उत्परिवर्तन में प्यूरिन के स्थान पर क्या पायरिमिडीन प्रतिस्थापित हो जाए तब इसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब कोई उत्परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, उसमें क्या होता है, प्यूरिन के जगह पे क्या आ जाएगा, पायरिमिडीन आ जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसवर्जन, है ना। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। तो याद रखिएगा, ट्रांसलेशन नहीं कहते, ट्रांजिशन नहीं करते, ट्रांसवर्जन कहते हैं, जो कि आपको याद रखना है 100%। आगे बढ़ जाइए कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम की जरूरत होती है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, डीएनए से क्या होता है, डीएनए से याद रखना है कि डीएनए से एमआरएनए का बनना, हमने आपको पढ़ाया है ना, एमआरएनए का बनना, है ना, क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। मान लेते हैं आपकी सैलरी 24,000 है, अगर उसमें से 5,000 मैं जला दूं तो बुरा लगेगा ना। फिर जब अपने दिन के 24 घंटों में से 5-6 घंटे ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांसक्रिप्शन के लिए, अब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया हो रही है जिसमें डीएनए से संदेशवाहक आरएनए बन रहा है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ती है, आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पे क्या करेंगे हम लोग, 17 का बी ऑप्शन लगाएंगे, आरएनए पॉलीमरेज। आगे बढ़ जाइए कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक पदार्थ कहलाता है। बाबू अनुवांशिक पदार्थ कौन कहलाता है, इसमें यह नहीं पूछा गया है कि सबसे पहला अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, इसमें यह पूछा गया कि अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है। तो अनुवांशिक पदार्थ के बारे में हमने आपको यह बताया है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण जाते हैं, है ना, यानी पिता से संतान में जाता है ना, यानी प्यारे बच्चों जनक से क्या होता है, जो आप संतान है, जनक से संतान में जो लक्षण जाता है, जैसे माँ की आंखें भूरी हो, माता पिता की आंखें भूरी होती है, तो संतान की भी आंखें क्या हो जाती है, भूरी हो जाती है। माता पिता बौने होते हैं तो बेटा भी क्या होता है, बौना हो जाता है। तो ये क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, जो डीएनए के कारण से होता है। तो याद रखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक पदार्थ है, तो डीएनए जो होता है हमारा क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, और जो लक्षण जाते हैं वो डीएनए के कारण ही जाते हैं। प्राचीन काल में जो वैज्ञानिक थे वो बोलते थे कि जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण जा रहा है वो प्रोटीन के कारण से जा रहा है, जो कि बिल्कुल क्या था, ये बात गलत था। तो ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। बाबू अनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, हमारा डीएनए है, जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए, लेक प्रचोलिक नियम किसने दिया, देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेक प्रचोलिक मतलब क्या नियम किसने दिया, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लेक प्रचोलिक नियम किसने दिया, तो बाबू आप क्या कहेंगे, जेकब तथा मोनोड ने। किसने, जेकब तथा मोनोड ने दिया। 19 का क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन राइट आंसर। सर जी फास्ट, बाबू करा तो रहे हैं ना, करा रहे हैं ना, इतना भी फास्ट नहीं करना चाहिए कि समझ में भी ना आए, उतना समझा रहे जितना बच्चों को समझ में आए। अब देखिए, वंश गति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने दिया, वंश गति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो मेंडल ने तो अनुवांशिकी के नियम दिए, मूलर साहब का नहीं पता हमको। यहाँ पे याद रखना कि सटन एवं कौन थे, वोवरी थे, है ना। तो यहाँ पे याद रखना कि वंशागति के क्रोमोसोम सिद्धांत को किसने दिया था, तो सटन एंड वोवरी ने दिया था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी आरएनए में क्या नहीं पाया जाता है। जैसे हमने आपको बताया कि आरएनए में बाबू क्या होता है, यूरेसिल होता है, किसकी जगह पे, थाइमिन पे, और थाइमिन किस में होता है, डीएनए में होता है, इतना तो आपको पता है। तो निम्नलिखित में से आरएनए के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आरएनए में बाबू जो थाइमिन होता है ना, थाइमिन अनुपस्थित रहता है, इसकी जगह पे यूरेसिल रहता है, ठीक है। आगे बढ़ जाइए अगला, कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स बनते हैं। बी डीएनए में अगर आपसे पूछा जाएगा कि बी डीएनए, है ना, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में बाबू 10 गो क्या होते हैं, बेस पेयर्स बनते हैं। क्या होता है, 10 गो बेस पेयर। जबकि डी डीएनए रहेगा ना, डी डीएनए रहेगा प्यारे बच्चों, यहां पे याद रखना है डी डीएनए रहेगा, है ना। अगर डी डीएनए रहेगा तो डी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में 12 गो बेस पेयर्स बनता है। हमसे क्या पूछा गया है, साफ साफ कि बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेयर्स बनेंगे, तो बी डीएनए में 10, जबकि डी डीएनए में 12 बेस पेयर्स बनते हैं। आगे बढ़ जाइए कि डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि डीएनए से अगर एमआरएनए बन रहा है, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है।
प्रतिलेखन कहा जाता है। ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए कि डीएनए इनमें से किसका अनुवांशिक पदार्थ है। तो डीएनए किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है? हमको तो पता है कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। एक पीढ़ी से जो दूसरे पीढ़ी में लक्षण जाते हैं वो डीएनए के कारण से ही जाते हैं, लेकिन ये किसका अनुवांशिक पदार्थ होता है? तो वो बताया गया है कि बैक्टीरियोफेज का ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। बैक्टीरियोफेज का ये अनुवांशिक पदार्थ होता है। आगे बढ़ जाए कि यूरेसिल इनमें से किससे संबंधित है? तो आपको पता है ना कि यूरेसिल किस में? तो डीएनए में नहीं पाया जाता है। डीएनए में ये नहीं पाया जाता है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? तो ये आरएनए में क्या होता है? पाया जाता है। ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। किस में पाया जाता है? आरएनए में। डीएनए में क्या पाया जाता है? थाइमीन पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि यूरेसिल किससे संबंधित है? तो ये आरएनए से है ना। आरएनए से क्या है? यूरेसिल संबंधित है। आगे बढ़ जाइए कि आरएनए के पायरिमिडीन में क्या क्या होता है? बाबू आरएनए के पायरिमिडीन में होता है साइटोसिन, यूरेसिल, है ना। थाइमीन तो डीएनए में होगा, ऐसे ही गलत हो गया। एडेनिन और ग्वानिन नहीं होता है, थाइमीन इसमें है, ये भी गलत। तो आंसर क्या बनेगा बच्चे हमारा? साइटोसिन और यूरासिल क्या होता है? आरएनए के पायरिमिडीन में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ जाइए कि ओपेरोन मॉडल क्या प्रदर्शित करता है। ओपेरोन मॉडल बाबू क्या प्रदर्शित करता है? जिसको जेकब तथा मोनोड नामक वैज्ञानिक दिए थे, ओपेरोन मॉडल। ठीक है, और हमने आपको यह भी बताया है कि ये जीन का रेगुलेशन प्रदर्शित करता है। क्या करता है? जीन का रेगुलेशन को ये प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ जाइए कि इनमें से कौन सा नाइट्रोबेंजीन बेस डीएनए में नहीं होता है। तो बाबू आपको पता है कि डीएनए में क्या नहीं होता है? तो डीएनए में क्या होता है? थाइमीन होता है, ना कि यहाँ पे यूरेसिल। यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में होता है। तो बाबू वही क्वेश्चन है कि कौन नाइट्रोजन बेस डीएनए में नहीं होता है? डीएनए में क्या यूरेसिल क्या होगा? डीएनए में होगा? नहीं होगा। ठीक है, ये किस में होता है? तो हमने आपको बताया कि ये आरएनए में होता है। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ जाइए अगला कि न्यूक्लियक अम्ल के नाइट्रोजन बेस के बीच, है ना, कौन सा बंधन होता है? न्यूक्लियक अम्ल के बाबू बीच कौन कौन सा बंधन होता है? तो हमने क्या बताया कि एडेनिन से थाइमिन जुड़ा है डबल बॉन्ड, साइटोसिन से ग्वानिन कितना? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। यानी इसमें जो बॉन्ड होता है क्या होता है प्यारे बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि आपको क्लियर रखना है। और जैसे ही इसको 70 से 80 डिग्री पे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? इसको गर्म करते हैं डीएनए को, तो इसका क्या होने लगता है? विकुंडलन होने लगता है, यानी टूटने लगता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। न्यूक्लियक अम्ल बहुलक है, पॉलीमर का होता है बहुलक, यानी न्यूक्लियक अम्ल बहुलक है किसका? तो न्यूक्लियक अम्ल बहुलक होता है न्यूक्लियोटाइडस का, ना कि न्यूक्लियोसाइडस का। किसका बाबू? ये होता है न्यूक्लियोटाइडस का पानी, है ना, न्यूक्लियोटाइडस का पानी। यानी न्यूक्लिक अम्ल का नहीं होता है, न्यूक्लियोटाइडस का हो जाएगा, जो कि आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में देखने को मिलता है? यहां देखिए, What stage does crossing over across, यानी जो क्रॉसिंग ओवर होता है, हमने आपको क्या बताया कि ये पैकेटीन की अवस्था में देखने को मिलता है क्रॉसिंग ओवर। अगला कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन बेस आरएनए में नहीं होता है? बाबू वही क्वेश्चन कि आरएनए में क्या नहीं होगा? थाइमीन जो होगा आरएनए में नहीं होगा। देखिए पूछा भी 16, 17, 17 कई बार आया भी हुआ है, इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक कौन थे? तो एलेक जाफरी थे, ये हमने आपको अभी जस्ट पढ़ाया। अब क्वेश्चन है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनमें से क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है, बहुत अधिक उपयोगी है इस चीज। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है? डीएनए टाइपिंग भी होता है और डीएनए प्रोफाइलिंग भी होता है। यानी यहां पे क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे लैक ओपेरोन में लैक्टोज का कार्य क्या है? लैक ओपेरोन में लैक्टोज क्या करता है? लैक ओपेरोन मॉडल किसने दिया था? जैकब तथा मोनोड ने। लेकिन पूछा जाएगा कि इसमें लैक्टोज जो होता है वो क्या कार्य करता है? तो ये क्या करता है बाबू? तो इसका कार्य होता है प्रेरक का। इसका कार्य क्या होता है? ना ये नियंत्रण करता है, ना ये अवरोधक करता है। ये क्या करता है? एंडुकेटर का काम करता है। बाबू किसका काम करता है? प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि नियंत्रण जिन को क्या कहा जाता है? तो नियंत्रण जिन को, जो नियंत्रण जिन होता है उसको निरोधी जिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चे? निरोधी जिन भी कहा जाता है। चलिए, वर्णता एक रोगी है ना, इसमें रोगी पहचान नहीं पाता है, तो जिनको भी वर्णता होता है ना, वर्णता होता है
इसको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मतलब आंखों से इनमें ना लाल और हरा का पहचान नहीं होगा कि कौन सा लाल कलर है कौन सा हरा कलर है, उनको सिर्फ ब्लैक दिखाई देगा, काला रंग दिखाई देगा। यानी वर्णता में रोगी नहीं पहचान पाता है लाल और हरा को, लाल और हरा रंग को क्या करेगा, नहीं पहचानेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। बाबू डीएनए से प्रत्यक्ष रूप में संश्लेषण नहीं किया जा सकता है, तो बाबू डीएनए से प्यारे बच्चों हम एमआरएनए का कर सकते हैं, बाबू आरआरएनए का, ट्रांसफर आरएनए का कर सकते हैं, बाबू टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए का कर सकते हैं, आरआरएनए का कर सकते हैं, लेकिन प्रोटीन का नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, संश्लेषित किए किसे नहीं किया जाएगा, प्रोटीन को। आगे विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या होता है, विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या होता है, तो बाबू जो धीरे धीरे विभिन्नता देखी जाती है, विभिन्नता होते 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 क्या होता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, उसमें क्या होता है, कुछ बदलाव हो जाता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है कि विभिन्नता का अंतिम स्रोत क्या है, तो बाबू विभिन्नता पाते पाते क्या हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, उसमें क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है। तो विभिन्नता का जो अंतिम स्रोत होगा, तो अंतिम में हमको क्या दिखेगा, उत्परिवर्तन दिखेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तन दिखेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा बतलाया गया, तो जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत बाबू ओपेरॉन और हेल्डन ने दिया था। जीवन का रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था, तो ओपेरॉन और हेल्डन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, जीवन की स्थलीय उत्पत्ति का सिद्धांत इन्होंने दिया था। आगे बढ़ जाइए अगला कि किसी